तो दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करते हैं अपना संधि प्रकरण। इससे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था संधि किसे कहते हैं और संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। और उसके बाद जो तीन संधियां हैं, स्वर संधि जिसे हम असंधि कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि, ये तीनों संधियों को हमने जाना। अब हम स्वर संधि के जो 6 भेद हैं उनमें से जो उसका पहला भेद है दीर्घ संधि, हमने कल आपको बताया था। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि करने का जो सूत्र है वो है अकः सवर्णी दीर्घ। अकः सवर्णी दीर्घ, कल आपको ये सूत्र बताया था। और यह भी बताया था कि संस्कृत की जो संधि हैं उनमें ये सूत्र अपने आप में पूरी परिभाषा को समेटे हुए हैं। अर्थात अगर आपको इस सूत्र का अर्थ आ गया तो समझ लीजिए कि आपको दीर्घ संधि का जो परिभाषा है वह आपकी समझ में आ जाएगी। तो जानते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं अकः क्या है। संस्कृत में जो अकः है ये अक प्रत्याहार, अक से हम लेंगे अक प्रत्याहार, इसको प्रत्याहार कहा जाता है। तो अक में कौन कौन से अक्षर आते हैं? अक कहते हैं अ, ई, उ, री और ली, यानी ये 5 अक्षरों को क्या नाम दिया गया है? अक। समझ गए आप लोग? ये अक जब हम कहेंगे तो हमारे दिमाग में एकदम फीचर बन जानी चाहिए कि अक का मतलब अ, ई, उ, री। यहां पर अ से तात्पर्य आ का भी, कल आपको बताया था, अ से हम आ का भी ग्रहण करेंगे, अ से हम आ भी समझ जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ई से बड़ी का भी अर्थ हमें समझना है, उ से बड़ा उ लेना है, री से बड़ा री लेना, और री का तो दीर्घ होता नहीं है। तो आप समझ लीजिए अक किसे कहेंगे? अ, ई, उ, री। यानी हमारे पास जो 5 अक्षर हैं, 5 वर्ण हैं, इनको हम अक कहते हैं। ठीक है, अक समझ में आ गया। कहा सवर्ण, सवर्ण क्या होगा? सवर्ण यानी अ का सवर्ण क्या होगा? अ का सवर्ण यानी अ ही होगा, या जो मैंने आ कहा आ। ई का सवर्ण ई या बड़ी। उ का सवर्ण क्या होगा? वही छोटा उ या बड़ा उ। और री का सवर्ण क्या होगा? री या बड़ी री, है ना। और लरी का सवर्ण तो कहा इसका ह्रस्व लरी। यानी जब इन अक्षर के बाद यही आए, सवर्ण आए, अ के बाद अ आए या आ जाए, समझ गए। ई के बाद या तो ह्रस्व ई आए, छोटी आ जाए, या दीर्घ ई अर्थात बड़ी ई आ जाए। उ के बाद उसी का सवर्ण, यानी सवर्ण का मतलब समान वर्ण, उसके जैसे दिखने वाला, उसी के जैसा जो है। उ के जैसे उ है, छोटा उ या बड़ा उ, जिसको हम छोटे को ह्रस्व उ बोलते हैं और बड़ा उ को हम दीर्घ उ बोलते हैं। ऐसे री का ह्रस्व री, दीर्घ री और री का री। तो कहा इनके बाद अगर ये अक्षर आ जाए तो इनका दीर्घ हो जाएगा। यानी अ के बाद अ के जैसा कोई भी अक्षर आ जाए तो अगर अ के बाद अ आएगा तब भी, और अ के बाद अगर आ आएगा तब भी। यहां पर अ का मतलब अ से नहीं, अ का मतलब यहां पर भी आ है, यानी अ से मतलब आ, यानी आगे पीछे अगर दोनों जगह सेम तो क्या हो जाएगा? कहा इनका दीर्घ ये बन जाएगा। समझ गए आप? दीर्घ क्या बनेगा? अ या आ के बाद अगर अ और आ आता है तो दोनों मिलकर के आ हो जाएगा। ऐसी अगर पहले ई और छोटी या बड़ी हो और बाद में भी छोटी या बड़ी है तो दोनों को मिला करके हमारे पास हो जाएगा दीर्घ ई। ऐसी उ के बाद दोनों को मिलाकर के हमारे पास क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। ऐसे री के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? दीर्घ री। और ली का ली हो जाएगा, दीर्घ का दीर्घ ही होता है, ह्रस्व होता नहीं है। तो ये आप समझ गए। अब समझ गए। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, अकह का मतलब अ, ई, उ, री के बाद सवर्ण मतलब यही अक्षर आए। अ के बाद अगर अ या आ जाए, है ना। ई के बाद ई और ई आ जाए, उ के बाद उ और उ आ जाए, री के बाद री और री आ जाए, री के बाद री आ जाए, तो दोनों अक्षर मिलकर के एक हो जाएगा, वो होगा दीर्घ। आप समझ गए। यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है दोनों ह्रस्व, लेकिन मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे आ। यहाँ पे भी अगर आ है और यहाँ पर भी आ है तो दोनों मिलकर तब भी दीर्घ ही होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आगे पीछे चाहे ह्रस्व हो चाहे दोनों तरफ दीर्घ हो, दोनों मिलकर के होंगे दीर्घ ही। अब इसका उदाहरण देखते हैं, यानी पहले इसकी आप परिभाषा समझ जाइए। ये मैंने आपको समझाया था। इसकी परिभाषा होगी जब अ आ, ठीक है, अ आ, ई उ उ
री 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 के बाद इनके ही सवर्ण अक्षर आ जाए तो इन्हें क्रमशः, अब यहां पे मैंने क्रमशः क्यों लिखा, यानी अ और आ का क्रमशः क्या हो जाएगा, दोनों का आ, समझ गए। ये ई और ई का दीर्घ क्या हो जाएगा, ई। उ और उ का उ। री और री का री। और ली का ली, यानी दीर्घ हो जाता है। समझ गए आप, जो सूत्र कह रहा है वही परिभाषा है। अकह यानी अ ई उ, अ से मैंने कहा अ से आ भी समझना है, ई से ई भी समझना, तो अ ई उ री ली के बाद इनके ही सवर्ण, यानी अ का सवर्ण क्या होगा, अ या आ होगा, ई का सवर्ण ई या ई होगा, उ का सवर्ण वही होगा। तो कहा जब ये अक्षर इनके बाद सवर्ण अक्षर आ जाए तो इन्हें क्रमशः क्या हो जाएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, दीर्घ ली हो जाता है। यह सूत्र कह रहा है अकह सवर्णी दीर्घ, अक के बाद उसका सवर्ण आने पर उन्हें दीर्घ हो जाता है। यह आप इस चार्ट से समझिए। अब उदाहरण देखिए, सबसे पहले हम अ का लेते हैं, यानी क्या कहा, अ कौमा आ, है ना, और बाद में भी अ कौमा आ, तो क्या होगा हमारे पास, आ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कहना पहले संधि कल बताया था आपको कि संधि में पहले पद का अंतिम अक्षर और बाद वाले पद का पहला अक्षर, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर अगर अ होगा या आ होगा, और बाद वाले का भी पहला अक्षर यदि अ या आ दोनों में से कुछ हो तो दोनों मिलकर के आ हो जाएगा। देखिए इसका उदाहरण, विद्या आलय, समझ गया आप, विद्या आलय। पहला पद क्या है हमारे पास, पूर्व पद विद्या, विद्या का अंतिम अक्षर क्या है, द्या में आ, द्या में आ है कि नहीं है, आ है। और आलय उत्तर पद है, इसका पहला अक्षर क्या है, आ है। अब यहां पे भी आ ये आ दोनों तरफ दीर्घ मिल गया, तो दीर्घ दीर्घ मिलके होना क्या है हमारे पास, होगा दीर्घ, यानी ये आ और ये आ दोनों आ एक आ हो जाएगा, अर्थात सिंगल आ, एक आ हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, समझिए आप, विद्या में से आ गया तो द्या क्या बचेगा, द्या आधा बच गया ना, क्योंकि य में से आ निकल गया, में से आ निकल गया, और यहां का आ और यहां का आ दोनों मिलके एक आ हो गया, इसको हमने बीच में लिख दिया। और उसके बाद आलय का तो आ निकल गया ना, अब बचा का लय। अब इसको आप संयुक्त पद कीजिए, एक पद बना दीजिए, इसको जोड़ के वी, यह भी आधा है हमारे पास, यह भी क्या है, क्यों यह में से आ निकला तो यह भी आधा बच गया। अब यह के बाद क्या स्वर है और वो स्वर यह में मिल जाएगा, तो यह में आ मिल गया तो या हो गया, या, और बचा क्या, लय हो गया। विद्यालय अर्थात विद्या माने ज्ञान, आलय अर्थात घर, ज्ञान का घर, ज्ञान जहां रहता है उसे कहा जाता है विद्यालय। तो यहां पे आप समझ गए, आ मिलके आ हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, धन धन आलय, यहां पे भी स्थिति देखो, पूर्व पद धन है, धन का अंतिम अक्षर न में क्या है, अ है, न में अ है हमारे पास, और बाद में क्या है, आलय का आ आया, अ के बाद आ, कहा समान वर्ण होना चाहिए, अ के जैसे ही आ है तो दोनों मिलकर यहाँ न का आ और आलय का आ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये अ और आ दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे आ। तो इसको देखिए, ध न में से हमारे पास अ हटा तो ना आधा बच गया, हलंत अक्षर हमेशा यह, तो ये जो न पे हलंत होता है ये हमेशा यह दिखाता है हमें इसमें स्वर नहीं है, क्योंकि इसका स्वर न का अ निकल गया और यहाँ बाद का अ मिल गया हमारा, तभी तो आप प्राप्त हुआ, तो न आधा बच गया।
अब जो हमें प्राप्त हुआ दोनों मिलाकर के आ बीच में आ गया, और इसके बाद मेरे पास है लयः लयः। अब इसको आप जोड़ दीजिए, धन न हलत है, इसमें आ मिल गया स्वर, तो ना पूरा हो गया धना लयः, अर्थात धन का घर, यानी जिसको हम बैंक भी कहते हैं, बैंक में पैसे जमा रहते हैं, इसी प्रकार से। आगे देखिए, देवधन आशीष, देवधन आशीष। अब आप खुद समझ लीजिए, देव पहले पद के व में क्या है, आवाज आ रही हुआ, हलंत लगा नहीं है, हलंत लगा तो हम सोचते इसमें स्वर नहीं है, लेकिन कोई मात्रा नहीं है, तो जब किसी अक्षर में मात्रा नहीं होती तो वहां पर स्वर, उसमें जो अ है, अह्रस्व स्वर वो उसमें मिला है, तो व में क्या है, अ है, और बाद में क्या है मेरे पास, आ है, तो दोनों अ और आ मिलकर क्या मिलता है, आ हो गया। तो अब आप सेम उसी प्रक्रिया से करेंगे, दे व में से आ गया, वह हलंत हो गया, हलंत यह दिखाते इस व में स्वर जो अ था वो चला गया। अब अ और आ मिलके दोनों मिलके हमें क्या प्राप्त हुआ, दीर्घ यानी आ, और बाद में क्या बच गया, शीशः, क्योंकि आ यहां मिल गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है, शीशः। तो अब इसको जोड़िए, दे व और वह हलंत, व में आ मिल गया तो वा शीशः, अर्थात देवताओं का आशीष यानी आशीर्वाद, देवाशीषः, यह बन गया हमारा देवाशीष। अगला देखिए आप, राम धन आश्रय, राम धन आश्रय, राम म अंतिम, म के अंतिम में क्या है, म में अ है, आगे आश्रय में क्या है, आ है, तो अ और आ, क्योंकि उसके बाद समान, अ के बाद समान अक्षर है, आ उसके जैसा है, तो अ और आ मिलके दोनों का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आ, तो म में अ है और आगे आश्रय का आ है, तो दोनों मिलकर के आ हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, रा म में से अ गया, म हलंत करके आधा हो गया, और आ मिलकर के आ मिला हमें, और बाद में बच गया श्रयः, श्रयः। तो अब आप इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा, रा म हलंत है आधा, म में आ मिल गया, मा हो गया, और श्रयः रामाश्रयः, यानी राम के आश्रय, राम के सन्निकट में, राम की शरण में, यह हमको प्राप्त हुआ। अब आप इसको अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अब हम देखेंगे कि ई और दीर्घ ई के बाद में अगर वैसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलने पर भी क्या होगा, हमें दीर्घ ई प्राप्त होगा। जैसे नदी धन ईशः, यहाँ पे पहला पद क्या हमारे पास, नदी का अंतिम अक्षर क्या है, द में क्या है, ई है, दीर्घ ई है ना, और बाद में इस बाद वाले पद का पहला अक्षर भी क्या है, दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के क्या कहा, दीर्घ हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए, न द में से ई गया ना, तो द हलंत हो गया, अब द की ई और इस ई की मिलके एक ही हो गए, बड़ी ई, ये हमने बीच में लिख दिया, और बाद में क्या बचा है, सह, बाद में क्या बचा है, सह। अब देखिए इसको जोड़ेंगे हम, क्या होगा, न द हलंत, द में बड़ी ई मिल गई, तो नदी, और बाद में क्या है, सह, अर्थात नदी सह, यानी नदी धन ईशः, नदी अर्थात नदी, और ईशः माने स्वामी, नदियों का स्वामी, अर्थात सारी नदियां किसके पास मिलती है, अंत में समुद्र में, इसलिए समुद्र का एक नाम है नदी सह, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से यह संधि हुई है। अब आज दूसरा उदाहरण देखिए, रवि, क्या है हमारे पास, रवि धन इंद्र, यहाँ पे रवि में कौन सी है, ह्रस्व ई, छोटी ई, और बाद में क्या है, ह्रस्व ई, तो दोनों ई मिलकर के क्या हो जाएगी, दीर्घ ई। तो अब बनाइए, र व में से गया, व आधा बच गया, और व का ई और ये ई दोनों मिलकर हमारे पास एक दीर्घ ई हमें मिल गई है, और बाद में बचा आधा न और द्रह। अब इसको जोड़ेंगे, र व आधा है, व में छोटी मिल गई, तो व पे छोटी की मात्रा, रवि न और द्रह, रविंद्र हुआ। देख रहे होंगे आप किस प्रकार से ई और ई मिलकर के इसी प्रकार से बन गया। ऐसे कपि धन ईशः, है ना। यहां पे भी देखिए आप,
कपि धन ईसा। कपि में क्या है, पा में छोटी ई है ह्रस्व ई और बाद में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के हमें क्या मिलना है, दीर्घ ई होना है। तो देखिए क और प में से ई गया, प आधा बच गया, दोनों ई मिलकर के हमें दीर्घ ई प्राप्त हुई और बाद में बच गया हमारे पास सह। अब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए क प हलंत है, स्वर मिलने पर वो पूरा हो जाएगा, तो छोटी है तो छोटी की मात्रा प में लग गई, कपि सह। अर्थात कपि जो नाम है बंदर का नाम है और ईश माने स्वामी यानी बंदरों का स्वामी, कपीसा अर्थात हनुमान जी। तो यहाँ पे भी आप समझ गए किस प्रकार से यह ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हुआ। और अब हम देखते हैं उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, और बाद के पद में भी ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिल जाए हमें तो दोनों मिलकर के एक हो जाएगा दीर्घ उ। उसका उदाहरण देखिए आप, हमारे पास है विधु धन उदयः। ये आप यहां पर देख रहे होंगे कि क्या शब्द हमारे पास, विधु धन उदयः। विधु में अंतिम ह्रस्व उ और बाद वाले पद का पहला अक्षर भी ह्रस्व उ, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ उ। तो करिए आप, देखिए वी धा में से उ गया, धा हलंत बच गया आधा और दोनों उ मिलकर के हमें दीर्घ उ प्राप्त हो गया, बाद में बच गया दयः। अब इसको हम एक पद बनाएंगे, संयुक्त पद देखेंगे तो वी ध आधा था, ध के बाद में बड़ा उ मिल गया, विधु दयः, है ना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए आप, भानु धन उदयः। यहाँ पे भी ना में क्या है, छोटा उ, बाद में भी क्या है, छोटा उ, ये दोनों उ मिलकर के एक हो जाएंगे, बड़ा उ यानी दीर्घ उ। तो भा न में से उ गया, न हलंत, ये हलंत है और दोनों उ मिलकर के हमें दीर्घ उ प्राप्त हुआ। उसके बाद बच गया दयः और यहाँ पे करेंगे भानु, बड़ा हो जाएगा दयः यानी सूर्योदयः, है ना। आप देख रहे हो किस प्रकार से उ से उ बड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से देखेंगे आप साधु, हमारे पास है साधु धन उक्तम, यानी साधु माने संत, उक्तम माने कहा, साधु ने जो कहा। तो धा में क्या है, ह्रस्व उ हो गया, बाद में भी क्या है, ह्रस्व उ, तो दोनों उ दीर्घ हो गए। तो क्या करेंगे, सा धा में से ह्रस्व उ हट गया, धा को हलन लगा दिया कि इसमें स्वर नहीं है और दोनों उ मिलकर के हमें दीर्घ उ प्राप्त हो गया, बाद में आधा क तम। और अब इसको हम संयुक्त पद बना देंगे एक साथ, तो क्या आएगा, साधु, क्योंकि बड़ा उ लग गया इसमें, मिल गया, तो साधुतम। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते साधु ने कहा, या इसका अर्थ भी हो सकता है कि बहुत सुंदर कहा। इसी प्रकार से आप अगला उदाहरण देखिए, लघु धन ऊर्मी। तो घ में ह्रस्व उ है, बाद में भी ह्रस्व उ है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, तो शब्द बनेगा घ में से उ गया, घ हलन तो के आगे दिखा दिया और दोनों मिलके बड़ा उ हो गया और ये हमारे पास शब्द अब बनने जा रहा है लघुर्मी। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि में किस प्रकार से आगे पीछे समान वर्ण होने पर उनको दीर्घ हो। और अब देखेंगे हम किस प्रकार से री या दीर्घ री के बाद भी वही अवस्था मिले कि ह्रस्व री हो या फिर दीर्घ री हो जाए, तो दोनों री मिलकर के दीर्घ री हो जाएगी। कैसे, पितृ धन ऋणम। ये आप समझ रहे होंगे कि यहां पर हमारे पास पहले पद में है पितृ और फिर है ऋणम। अब यहाँ पितृ में भी ता में क्या लगा है, री है, पितृ, और ऋणम इसका पहला अक्षर भी ऋणम है, दोनों री, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पर भी ह्रस्व री है और ऋणम में भी ह्रस्व री है, तो दोनों री मिलकर के हमें कौन सी री प्राप्त होगी, दीर्घ री। तो देखिए पी ता में से री गया, ता हलंत हो गया और दोनों री मिलकर के हमें कौन सी री प्राप्त हुई, दीर्घ री। और फिर क्या बचा हमारे पास,
नम। अब इसको आप जोड़ देंगे। अब तक ता में देखो ह्रस्व री की मात्रा है, लेकिन जब ये री बीच में मिल गई तो क्या हो गया, दीर्घ री को ऐसे डबल, पितृणम। पितृणम पिता का जो ऋण होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मातृ, मातृधन ऋणम। सेम मैं वही नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे। मातृ में भी इसी प्रकार का री है और ऋणम का भी री, दोनों री मिलकर दीर्घ री हो जाएंगे। तो सीधे समझिए आप, मां ता में से ली गया, हलंत हो गया, यहाँ पे हमें दीर्घ री प्राप्त हुई। और अब हम इसको जोड़ेंगे तो पूर्व की भांति वैसे वर्ण संयोजन हो जाएगा, मातृणम। ये ता पे आप देखेंगे डबल री, दीर्घ री की मात्रा ऐसी होती है। माता का जो ऋण होता है उसे कहा मातृणम। अगला देखिए आप, होत्री धन ऋकारः। तो होत्रिता में भी री है और यहाँ पे भी री है, दोनों री मिलकर के दीर्घ री हमें प्राप्त हो गई। तो क्या होगा, हो ता में से री गई तो और दोनों मिलकर के दीर्घ हो गई और बाद में कारः। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, हो ता में दीर्घ री, होत्रिकारः। तो दोस्तों इस प्रकार से यह हमारी दीर्घ संधि है, जिसे आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो लिरी है, लिरी का लोक में कहीं भी कोई उदाहरण नहीं मिलता है। लिरी का प्रयोग केवल वेद में होता है और वेद में भी उसका जो है अधिक उपयोग नहीं मिलता, केवल एक ही दो उदाहरण उसके मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी दीर्घ संधि है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमारा अ और अ या आ मिलकर के दीर्घ हो जाता है, ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाती है, उ मिलकर के दीर्घ उ हो जाता है, री मिलकर दीर्घ री हो जाती है। लिरी का उदाहरण मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसका लोक में कहीं मिलता नहीं, वेद में भी एक दो जगह ही उसके उदाहरण मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आपको जो यह संधि है हमारी, यह संधि अवश्य आपकी समझ में आई होगी। इस प्रकार से आज हमने जो स्वर संधि का पहला भाग है, यानी स्वर संधि के जो 5-6 भेद हैं, उनमें से पहला जो भेद है दीर्घ संधि, जिसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः, आपको यह अवश्य समझ आएगा। अब हम आपको अगली वीडियो में इसका जो दूसरी संधि होगी वह लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।